हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं ब्लड क्या होता है और उसके क्या कहते हैं कितने कंपोनेंट होते हैं और क्या कहते हैं उसके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड क्या है। तो ब्लड की सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनेशन। ब्लड की डिफिनेशन, तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कि ब्लड क्या कौन से कहते हैं, कौन सी टिश्यू होती है। तो क्या होती है? ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमंस कैरिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड डिलीवर टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यू। तो ये हो गई ब्लड की डिफिनेशन। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, उसमें भी ब्लड कौन सी टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू सर्कुलर सिस्टम। मतलब कि सर्कुलर सिस्टम मतलब क्या कहते हैं? आर्टरी वेन में, मतलब क्या कहते हैं पूरी बॉडी में हमारे ये आर्टरी वेन के थ्रू सर्कुलेट करता है। इन ह्यूमन, तो हम यहाँ ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इन ह्यूमन हमने लिखा। उसके बाद कैरिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, जितने भी क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन होते हैं कहते हैं हमारी बॉडी में, उसको ये कहता है कैरी करता है। और उसको क्या फिर क्या करता है? एंड डिलीवर टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यू। और वेरियस जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं और टिश्यू होते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिलीवर करता है। जिस सेल्स है, जिस टिश्यू को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लड डिलीवर करता है। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू सर्कुलर सिस्टम वेस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमंस कैरिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड डिलीवर टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यू। तो ये होगी ब्लड की डिफिनेशन के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे वेस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेट करता है और क्या करता है? कैरी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसे वेरियस सेल्स और टिश्यू को डिलीवर करता है, जिस सेल्स और टिश्यू को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि ब्लड को हम और क्या कह सकते हैं। ब्लड को जैसे कि ब्लड हैज मैनी सिनोनिम्स। ब्लड हैज मैनी सिनोनिम्स मतलब कि ब्लड को हम और क्या कह सकते हैं, फिर ब्लड के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। ब्लड को हम और क्या कह सकते हैं? सबसे पहला फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। दूसरा फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ। तीसरा है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। चौथा है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ब्लड को हम इतने चार और चीज़ें कह सकते हैं। सबसे पहला क्या है? फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है? फ्लूइड ऑफ लाइफ। तीसरा क्या है? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। चौथा क्या है? फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो ब्लड के और डिफरेंट क्या कहते हैं सिनोनिम्स या फिर और डिफरेंट नेम हो गए। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड की प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे? ब्लड का क्या कहते हैं कलर किस कलर का होता है और क्या कहते हैं आर्टरी और वेन्स में इसका डिफरेंट कलर होता है।
इसका मास क्या होता है, टोटल बॉडी का क्या मास है, इसके क्या कहते हैं पीएच कितना है। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं ब्लड की, क्या इसका कलर क्या होता है, क्या कहते हैं इसका कलर क्या होता है। आर्टरी में क्या कहते हैं ब्राइट रेड कलर का होता है, और वेन्स में डार्क डार्क रेड कलर का होता है। तो आर्टरी में किस कलर का होता है, ब्राइट रेड, इन आर्टरी और डार्क रेड इन वेन्स। ब्राइट रेड कलर का किसमें होता है, आर्टरी में ब्राइट रेड कलर का ब्लड दिखता है, और वेन्स में डार्क रेड कलर का। ये हो गया इसके कलर के बारे में। हम देखते हैं इसके मास। मास से यहाँ क्या मतलब है कि मास मतलब क्या कहते हैं ब्लड कितना कितनी मात्रा में क्या कहते हैं मतलब पूरे बॉडी वेट का ब्लड कितना परसेंट होता है। पूरी बॉडी का ब्लड कितना परसेंट होता है, 8%, 8% ऑफ टोटल वेट। पूरी बॉडी वेट का कितना 8% ब्लड होता है हमारी बॉडी में। अब तीसरा हम देखेंगे पीएच, ब्लड का पीएच क्या होता है। तो ब्लड का नॉर्मली क्या कहते हैं ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ब्लड क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, और इसका नॉर्मली पीएच कितना होता है 7.35 से लेकर 7.45। ब्लड क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, और इसका नॉर्मल पीएच क्या होता है 7.35 से 7.45। कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्या क्या कहते हैं क्या होता है, कितना पीएच होता है, और मतलब क्या कहते हैं स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि कलर क्या होता है ब्लड का। ब्राइट रेड कलर का आर्टरी में हमारे ब्लड दिखता है, और डार्क रेड कलर का वेन्स में। और इसका फिर हमने देखा मास मतलब कि टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट या फिर कितना क्या कहते हैं इसका मास होता है। तो 8% ऑफ टोटल वेट मतलब हमारी बॉडी वेट का टोटल 8% हमारे बॉडी में ब्लड होता है। तीसरा हमने क्या देखा पीएच, ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, उसका पीएच कितना होता है नॉर्मल 7.35 से लेकर 7.45। अब देखते हैं हम कुछ इसके और प्रॉपर्टी के बारे में। हमने 3 प्रॉपर्टी के बारे में देखा, अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी के बारे में इसके टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में कैसा होता है, नमकीन मतलब कि साल्टी। टेस्ट में ब्लड कैसा होता है, साल्टी मतलब कि नमकीन। और फिर हम देखते हैं इसके विस्कोसिटी के बारे में। ब्लड की एक और प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। तो ब्लड क्या कहते हैं मतलब कितना विस्कोसिटी मतलब होता है कितना क्या कहते हैं गाढ़ा है, मतलब कि ब्लड 3 to 4 times more viscous than water। तो ब्लड क्या होता है 3 to 4 टाइम मतलब 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। ये होगा ब्लड की विस्कोसिटी के बारे में। हम देखते हैं ब्लड के वॉल्यूम के बारे में। ब्लड के वॉल्यूम के बारे में। तो नॉर्मली ब्लड का क्या वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर। नॉर्मली अगर हेल्दी क्या कहते हैं
इंसान है उसमें ब्लड कितना होना चाहिए, 5 से 6, 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर। एक हेल्दी व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ब्लड का कलर क्या है, हमने देखा मास क्या है, फिर पीएच, हमने देखा टेस्ट, फिर विस्कोसिटी, फिर वैल्यूम। हम देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट के बारे में। ब्लड के कंपोनेंट में, तो ब्लड में हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, दो कंपोनेंट होता है ब्लड में, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सेलुलर एलिमेंट। तो हम एक ब्लड का चार्ट यहाँ पर बनाकर डिवाइड कर लेते हैं कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट हैं। उसके बाद हम फिर डिटेल में एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ब्लड को दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला प्लाज्मा। सबसे पहला क्या है, प्लाज्मा। दूसरा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सेलुलर एलिमेंट भी हम इसे कह देते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर इसे हम सेलुलर एलिमेंट भी कह देते हैं, कह सकते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर सेलुलर एलिमेंट। ब्लड के ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म एलिमेंट या फिर सेलुलर एलिमेंट। और हम देखते हैं कि फिर प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फिर सेलुलर एलिमेंट में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि सेलुलर एलिमेंट में क्या क्या होता है। तो सेलुलर एलिमेंट में भी क्या कहते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं सेलुलर एलिमेंट या फॉर्म एलिमेंट में। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। फॉर्म एलिमेंट में 3 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और सबसे पहले हमने देखा कि ब्लड के क्या कहते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा सेलुलर एलिमेंट। और सेलुलर एलिमेंट में कौन कौन से सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बाद भी हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट भी फर्दर क्या कहते हैं 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, क्या कहते हैं, और एग्रेनुलोसाइट को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्या प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का, मतलब कि पीले कलर का या फिर पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, जो कि सेलुलर एलिमेंट होते हैं, सेलुलर जो कंपोनेंट होता है ब्लड को, उसको होल्ड करता है। क्या है ये, पेल येलो कलर लिक्विड होता है। क्या होता है, पेल येलो कलर लिक्विड होता है, जो कि जितने भी ब्लड में सेलुलर क्या कहते हैं कंपोनेंट होते हैं, फिर अदर चीज़ें होती हैं, उसे क्या कहते हैं, होल्ड करता है। और क्या है इसके बारे में, और प्लाज्मा में और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अब देखते हैं हम कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। प्लाज्मा में मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, क्या कहते हैं, वाटर होता है,
प्रोटीन होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस और गैसेज होते हैं। प्लाज्मा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला वाटर, दूसरा है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, तीसरा हो गया अदर्स। अदर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, गैसेज। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वाटर, प्रोटीन या फिर और अदर्स। अदर्स में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, गैसेज। वाटर कितना परसेंट होता है अब हम देखते हैं। वाटर कितना परसेंट होता है? 92% क्या होता है प्लाज्मा में? वाटर होता है। 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। और इसके अलावा अदर्स में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट, आयंस, गैसेज। इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेज ये और क्या अदर्स में आ जाएंगे। प्लाज्मा के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाटर, 90 से 92%, मतलब 90 से 92% वाटर होता है। 6 से 8% प्रोटीन होती है। और अदर्स में इलेक्ट्रोलाइट हो गई, गैसेज हो गई, ये सब आते हैं। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं, कौन कौन सी प्लाज्मा में प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। कितने परसेंट होते हैं? 6 से 8% प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं। मेनली 3 प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा में। कौन कौन सी? एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोब्यूलिन और एक होता है फाइब्रिनोजन। तो कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। और अब देखते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में कि एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन है और फाइब्रिनोजन का फंक्शन है। तो एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है? ये बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है। हेल्प करती है, फिर कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखती है। इसका क्या फंक्शन हो जाएगा? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और अब ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन होता है? डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करती है। ये किस में हेल्प करती है? हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, इसका फंक्शन ये ग्लोब्यूलिन का। और फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शन है? फाइब्रिनोजन क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, मतलब कि ब्लड को क्लॉट होने में, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, तब जब ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या करती है? ये हेल्प करती है। कौन? फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो हमने ये देखा कि क्या कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, जो कि जितने भी सेलुलर एलिमेंट हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी ब्लड में चीज़ें हैं, उसको वो होल्ड रखता है। और इसको 3 पार्ट होते हैं प्लाज्मा के। कौन कौन से? सबसे पहले हमने देखा वाटर, फिर देखा प्लाज्मा प्रोटीन और तीसरा अदर। तो वाटर कितने परसेंट होता है? 90 to 92%। कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है। फिर हमने देखा कि प्लाज्मा में कौन प्रोटीन कितने परसेंट होती है। प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन होती है? 6 to 8%, 6 से 8% प्लाज्मा में प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? प्लाज्मा में मेनली 3 प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। और तीनों का फिर हमने देखा फंक्शन क्या है। तो एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है? ये हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस, या फिर क्या कहते हैं ऑस्मेटिक बैलेंस को, बॉडी में जो ऑस्मेटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखती है।
और दूसरा ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन है, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, मतलब कि इम्यून सिस्टम में भी हम कह सकते हैं। और तीसरा क्या है, फाइब्रिनोजन, ये किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, जब भी हमें कोई इंजरी होती है या फिर कोई हमें चोट लगती है तो ब्लड कोगुलेशन होने लगता है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसमें जो ये हेल्प करती है। अब हम देखते हैं एक और टर्म के बारे में, फाइब्रिनोजन से रिलेटेड है, कि जैसे हमने बताया कि फाइब्रिनोजन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। एक तो सीरम एक टर्म है, सीरम, जैसा हम जानते हैं कभी कभी पूछ भी लिया जाता है हमसे, सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज ए सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर ना रहे तो उसे क्या हम कह देंगे, सीरम। तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज ए सीरम। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। प्लाज्मा के फंक्शंस के बारे में, प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसा हमने देखा था कि क्या कहते हैं, इसमें 3 टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं, उसके डिफरेंट फंक्शन है। तो ऑस्मेटिक बैलेंस में हेल्प करता है, क्या कहते हैं, इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। तो ये इसके फंक्शन हो गए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम गैसेज भी लिख सकते हैं, हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में भी ये हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये हेल्प करता है। तो हो गए प्लाज्मा के फंक्शन के बारे में, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और इसके अलावा हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, और तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म। तो हो गए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अब हम देखते हैं सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में। ब्लड में 3 टाइप के सेलुलर एलिमेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड में कितने टाइप के सेलुलर एलिमेंट होते हैं, 3 टाइप के। हमने देखा था कि ब्लड तो के क्या क्या कंपोनेंट हैं, एक प्लाज्मा है, एक सेलुलर एलिमेंट है। हमने सबसे पहले जाना प्लाज्मा क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं सेलुलर एलिमेंट के बारे में। सेलुलर एलिमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी क्या होती है। तो आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी की अगर हम डिफाइन करें तो आरबीसी क्या है, आरबीसी एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है, जो कि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कैरी करता है, और उसे क्या कहते हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की क्या हो जाएगी, आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसी जो है न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कहते हैं,
आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में कि आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी हमें सही से ये समझ में आएगा। तो अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ये हो गया साइड व्यू। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर सही से दिखेगा, अभी इसमें सही से जो है बन नहीं पा रहा है। तो आरबीसी का हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। आरबीसी के सबसे पहले हम जानते हैं कि शेप क्या होती है। शेप क्या होती है? नॉर्मली आरबीसी बायो कॉन्केव शेप की होती है। कौन शेप की होती है? बायो कॉन्केव। बायो कॉन्केव। आरबीसी का शेप क्या होता है? बायो कॉन्केव शेप की होती है। इसके अलावा जो है आरबीसी में ये देख सकते हैं आप, ये क्या है आरबीसी का? सेंट्रल पोर्शन। ये साइड व्यू है, तो इसमें अगर ये देखेंगे साइड व्यू से तो ये हो जाएगा सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन। और आरबीसी का सेंट्रल पोर्शन कैसा होता है देख सकते हैं आप इसमें, ये जो है थिन है और पेरीफेरी क्या है? थिक है। सेंट्रल पोर्शन कैसा होता है? थिन। सेंट्रल पोर्शन थिन। इसकी पेरीफेरी जो होती है पेरीफेरी जो होती है वो थिक होती है। सेंट्रल पोर्शन आरबीसी का क्या होता है? थिन होता है। पेरीफेरी इसकी जो है थिक होती है। और किस शेप का होता है? ये बायो कॉन्केव शेप का। इसके अलावा इसका देखते हैं डायमीटर का। डायमीटर डायमीटर इसका कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर। डायमीटर इसकी कितनी होती है? कहते हैं 7.2 माइक्रोमीटर। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2.25 माइक्रोमीटर तो इसकी थिकनेस होती है। तो हम देख रहे हैं आरबीसी की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या जाना? आरबीसी किस शेप की होती है? बायो कॉन्केव शेप की होती है। हमने फिर देखा कि फ्रंट व्यू में कैसे दिखता है और साइड व्यू में कैसे दिखता है। फिर हमने देखा इसका सेंट्रल पोर्शन क्या होता है? थिन होता है। और पेरीफेरी इसकी जो होती है वो थिक होती है। और फिर देखा हमने इसका डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर और थिकनेस इसकी 2.25 माइक्रोमीटर। तो हो गया आरबीसी का शेप और स्ट्रक्चर। और इसी आरबीसी के क्या कहते हैं ऊपर जो है रेड कलर पिगमेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? रेड कलर पिगमेंट। ये क्या कहते हैं हम? हीमोग्लोबिन। हीमो आरबीसी के ऊपर क्या कहते हैं? सरफेस पर इसके रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर भी रेड होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। रेड कलर पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं हम? हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके किसे होता है? सरफेस पे। सबसे पहले हम जाना कि आरबीसी क्या है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो पहले हमने देखा कि आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड। हमने देखा इसका शेप और साइज क्या है। तो शेप क्या है इसकी? बायो कॉन्केव शेप का होता है। सेंट्रल पोर्शन इसका थिन होता है, पेरीफेरी थिक होती है। डायमीटर इसका 7.2 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस 2.25 माइक्रोमीटर होता है। इस पर इसकी सरफेस पर रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये सब इसके शेप और स्ट्रक्चर हो गए। तो रेड कलर का पिगमेंट इस पर होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और कभी कभी जैसे कि तो एक हीमोग्लोबिन जो होती है, आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करती है। तो एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है कैरी कर सकती है। 4
मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकती है। अब हम देखते हैं इसके और प्रॉपर्टी के बारे में। तो नॉर्मली आरबीसी का हम देखते हैं कि लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। लाइफ स्पैन कितना होता है इसका 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। और फिर इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन। तो आरबीसी का फॉर्मेशन जो मतलब कि आरबीसी के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होता है, मतलब आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस। और आरबीसी कहाँ पे बनती है, रेड बोन मैरो। कहाँ पे बनती है, रेड बोन मैरो। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इरेथ्रोपोएसिस। और ये कहाँ पे बनती है आरबीसी, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में। तो जैसा कि आरबीसी के बनने की प्रोसेस का इरेथ्रोपोएसिस कहते हैं और रेड बोन मैरो में बनती है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। तो ये जब क्या कहते हैं इसका लाइफ स्पैन 120 डेज है, तो हम देखते हैं डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, मतलब कि इसकी डेथ कहाँ पे होती है। इसकी डेथ कहाँ पे होती है, स्प्लीन में। स्प्लीन में इसकी जो है डेथ होती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है, कब्र। तो आरबीसी की मतलब डेथ जहाँ पे होती है उसे क्या कहते हैं हम, किस ऑर्गन में होती है, स्प्लीन में। और बनता कहाँ पे है ये, रेड बोन मैरो में। हम देखते हैं कि आरबीसी अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए तो उसके लिए क्या टर्म दिया गया है। आरबीसी इंक्रीज, आरबीसी डिक्रीज। तो जैसा कि वेरियस विभिन्न कंडीशन में क्या कहते हैं या फिर डिजीज में आरबीसी किसी किसी कंडीशन में इंक्रीज होता जाती है और किसी किसी कंडीशन में डिक्रीज हो जाती है। तो हम इसके लिए क्या टर्म दिया गया था। तो अगर आरबीसी इंक्रीज हो गई हमारी बॉडी में तो उसे क्या कहेंगे हम, पॉलीसाइथीमिया। इसे क्या कहेंगे हम, पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी डिक्रीज हो गई तो उसे क्या कहेंगे, इरिथ्रोपिनिया। इरिथ्रोपिनिया। इसके अलावा एक और टर्म दिया जाता है, तो स्पेसिफिक टर्म जो है आरबीसी के डिक्रीज होने को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइनिया। एक कंडीशन होती है एनीमिया, लेकिन एनीमिया में भी आरबीसी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वो एक डिजीज कंडीशन है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि एनीमिया भी कहते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में है, कोई डिजीज। एक एनीमिया क्या है, एक डिजीज है, तो ये डिजीज की कंडीशन में। लेकिन स्पेसिफिक टर्म क्या है आरबीसी की डिक्रीज होने के लिए, एरिथ्रोपोइनिया। इसे एरिथ्रोपोइनिया भी या फिर एरिथ्रोसाइटोपिनिया भी कह देते हैं। और एनीमिया क्या है, एनीमिया में भी आरबीसी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये एक डिजीज है और ये एक स्पेसिफिक टर्म है। तो हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का क्या फंक्शन है, सबसे पहला क्या फंक्शन है आरबीसी का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा क्या फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 का भी ये ट्रांसपोर्ट करती है। और इसका अलावा क्या इसका फंक्शन है, डिटर्मिनेशन इन ब्लड ग्रुप, हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो इसके फंक्शन हो गए।
सबसे पहले क्या फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। दूसरा क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तीसरा क्या फंक्शन है इसका, डिटर्मिनेशन इन ब्लड ग्रुप। हेल्प इन डिटर्मिनेशन इन ब्लड ग्रुप भी हम कह सकते हैं। ये हो गए फंक्शंस ऑफ आरबीसी। पहला क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये ट्रांसपोर्ट करती है। और हेल्प इन डिटर्मिनेशन इन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को के डिटर्मिनेशन में भी ये हेल्प करती है। तो ये हमने देखा क्या कहते हैं आरबीसी के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था कि ब्लड क्या है, और फिर देखा था हमने कि प्लाज्मा क्या है, और उसके दो कंपोनेंट हैं ब्लड के, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट में हमने देखा क्या कहते हैं आरबीसी के बारे में। अब हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।